गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स की जो एनर्जी होती है वो ऐसी होनी चाहिए, है ना। आज जो है हम हमारे जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट के अंदर मंथली जो इवेंट करते हैं उसमें पहला जो है पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, या पहला जो है एक ज्ञानवर्धक सेशन जो करने जा रहे हैं। हर महीने हम लोग जो है बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाते हैं ताकि हमारे जो यंग ट्रेडर्स है और जो राइजिंग ट्रेडर्स है वो लोग इनसे इंसाइट्स ले सके, उनसे लर्निंग ले सके। तो आज हमने जो बुलाया है वो जो है निखिल मेहता है। मिस्टर निखिल मेहता का मॉर्गन स्टैनली में तकरीबन 14 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत ही स्क्रैच लेवल से स्टार्टिंग करते करते लास्ट 2022 में जब उन्होंने पेरेंटिंग ब्रेक लिया था तब वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते थे। तो आज हमारे पास मौका है कि हम उनसे जो है बहुत ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशंस में कैसे ट्रेडर्स काम करते हैं और एक जो बोलते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में, उनके अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं और इनके पास जितना भी आज लर्निंग ले सकते हैं वो हम लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। निखिल भाई, वेलकम टू द राइजिंग। थैंक यू सो मच। मैं मिलन भाई को भी थोड़ा निखिल भाई को इंट्रोड्यूस करना और उसको वेलकम करने के लिए बताऊंगा कि आप राइजिंग का एक मोमेंटो लेके उनको वेलकम करिए ताकि थैंक यू सो मच। मेहता, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुझे ओवरऑल फाइनेंस इंडस्ट्री में 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मॉर्गन स्टैनली ऑपरेशंस में काम करता था। द लास्ट डेजिग्नेशन मेरा जो था वो वाइस प्रेसिडेंट का था। सो 2008 से मेरी जर्नी चालू हुई थी एंड निशांत सर हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वी रिसेंटली कनेक्टेड and he suggested that let's do a podcast so that I can share my experience and give some career guidance or whatever queries you have in terms of corporate culture. I think this is where I am and मेरे लिए भी first time है and it's going to be a good experience and I'm lucky to be part of this conversation and thank you all for being here. निखिल भाई फॉर वेलकमिंग निखिल भाई। अब आज का जो है हम लोग एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम दोनों का कोई प्लान कन्वर्सेशन नहीं है, ऐसे ही हम लोग रैंडम बातें करते हैं। नॉट एट ऑल प्लान। एब्सोल्युटली। तो आज रैंडम बातें करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मुझे आपने बताया था कि 2008 में जब आप कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और आपके अंदर बहुत एक था कि नहीं मैं अच्छी जगह पे अपना करियर बनाऊं, तो आपने जो है मॉर्गन स्टैनली में पहले एंट्री मारी थी 2008 में। तो उन दिनों की आप जो ताज़ा यादें जो शेयर करें ताकि इन यंगस्टर्स जो है रिलेट कर पाए। Sure. So, thank you, Nishant bhai, first of all, giving me the opportunity. So, 2008, yes, that was the year. So, मैं 2007 में ग्रेजुएट हुआ और मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस किया है हिंदुजा कॉलेज से इन मुंबई। एंड उसके बाद मैं तकरीबन 1 साल MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था एंड थोड़े एग्ज़ाम्स दिए और फिर बाद में दैट इज़ द एज वेयर आपको ऐसा लगता है कि यार अब मुझे भी कमाना है। पापा से बहुत पैसे ले लिए, भैया से बहुत पैसे ले लिए, अब मुझे भी करना है, मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बीइंग इट अ मेल और फीमेल अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है, सबको ऐसा होता है, राइट। एंड उस टाइम पे मैं लिटरली शुरू कर दिया जॉब ढूंढना। देयर आर वेरियस पोर्टल्स अवेलेबल, नौकरी एंड अदर जॉब्स साइट्स। तो बस अपना CV अपडेट करके परसेंटेज अच्छे आए थे BBI में, सो बस शुरू हो गया डालना, अपडेट करना CV जिधर भी मिले। अभी तो ऐसा था कि ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट कंपनी लेके नहीं चला था कि बस चलो जिधर अच्छा मिलेगा अपॉर्चुनिटी करना है। एंड द फर्स्ट कॉल जो मुझे आया वो मॉर्गन स्टैनली से आया एंड उन्होंने मुझे बताया कि अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो मैं चले गया नेक्स्ट दिन और इंटरव्यू दे दिया। 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुआ और मुझे सिलेक्ट भी कर लिया गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे मिला मॉर्गन स्टैनली में। आई बी वेरी ऑनेस्ट, तभी मुझे नहीं पता था मॉर्गन स्टैनली कितनी बड़ी ब्रांड है, मुझे नहीं पता था। मुझे मालूम था एक कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, घुस जाओ, चालू हो जाओ। एंड ज्वाइन होने के बाद थोड़े दिन बाद पता चला कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, मैं पेरोल पे भी नहीं हूँ, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बोला काम करो, बस करते रहो, सीखते रहो। और फ्लोर अच्छा था, आई मीन अमेजिंग कल्चर। जिस हिसाब से आपके रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे, आपके साथ कुछ भी बात करनी है या फीडबैक भी देना है तो इट्स नॉट समझ कह रहे ये क्या गलती कर दिया तूने, ऐसा कुछ नहीं।
वो मैनेजर बोलेंगे आपको कि ऑफिशियली चलो मीटिंग रूम में जाते हैं, आपसे बात करते हैं, या एजेंडा डिस्कस करने हैं, ईमेल ऑफिशियली आता है, फिर हम एजेंडा लेके डिस्कस करने जाते हैं, एवरीथिंग गेट्स डॉक्यूमेंटेड। और तब पता कि अच्छा ऐसा सब होता है, डिसिप्लिन से काम चलता है। एंड समवेयर ऑफ कोर्स मेरी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर भी वो एक चीज़ हमेशा रहता है कि मेरी चीज़ें मैं हमेशा डिसिप्लिन में रखूँ। तो वो भी मुझे काम आई कि हर चीज़ डिसिप्लिन में वहाँ पे भी मिल रही है, और मैं भी ऐसा हूँ, तो थोड़ा इन्वाइब होना शुरू कर दिया। एंड बस सीखते गया। और मैंने 2010 में मुझे फिर वो लोग ने फर्दर अपॉर्चुनिटी दिया, मैं लंदन गया। लंदन 3 हफ्ते था, वहाँ पे से मैंने प्रोसेस सीख के मुंबई में ट्रांजिशन किया। ट्रांजिशन मतलब लिटरली लंदन में वो टीम बंद कर दी गई और मुंबई में उसका नया सेटअप करके वहाँ से प्रोसेस चालू कर दिया गया। दैट मीन्स वो प्रोसेस यहाँ से यहाँ ला रहे, ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव होता है, देयर कुड बी वेरियस रीजन एज वेल। और उस टीम में 5 साल रहा। फिर फर्दर 2015 में मैंने दूसरा टीम लिया, वहाँ पे आई ग्रू एज अ मैनेजर एंड देन टू वाइस प्रेसिडेंट। एंड यस, 2022 में मैंने एक पॉज किया है मेरी जर्नी को, एंड समवेयर आई वांटेड टू फोकस ऑन माय पर्सनल करियर, पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स, एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल ऑन दैट साइड एज वेल। एंड अभी आगे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड माई आई हैज़ बिन ऑन द गिफ्ट सिटी, जब से मोदी जी ने गिफ्ट सिटी को प्रमोट किया है एंड इवॉल्व हो रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, तो यस आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे गिफ्ट सिटी में कहीं कुछ जाने मिले। और निशांत सर मुझे मिले और मैंने बोला मुझे कुछ तो करना है। और उन्होंने बोला आप पॉडकास्ट करते हैं, मिलते हैं, हमारा ट्रेडिंग फ्लोर है। ऑफकोर्स मैं ट्रेडिंग फ्लोर से नहीं बिलोंग करता हूँ, बट बैक ऑफिस ऑपरेशंस में था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है हमको भी कि ट्रेडिंग डेस्क कैसे बिहेव करती है। सो जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपसे शेयर करूँगा। इट कैन नॉट बी 100% रिलेवेंट, बट आई थिंक आई कैन गिव यू सम सिनॉप्सिस ऑफ कि ये ऐसा होता है। सो दैट्स अबाउट इट। दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी जर्नी आपने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब आपने ट्रेनिंग ली लंदन में, तो एक होता है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन अपनी ट्रेनिंग करवाता है। हालांकि सब कंपनी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग जो लंदन में जो आपने ली वो क्या खास थी? उस ट्रेनिंग के अंदर क्या ऐसा था जो आप शेयर करना चाहो, ताकि यंगस्टर्स को सीखने को मिले कि नहीं ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, हम जैसे को भी सीखने को मिलेगी, हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं। आई थिंक ट्रेनिंग का एक डिसिप्लिन होता है कि जब आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्यूरेट प्लान होना चाहिए कि इस बंदे को मुझे कितने हफ्तों में या कितने महीनों में ट्रेन करना है। ट्रेनिंग प्लान डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि इस हफ्ते में इतनी ट्रेनिंग करेंगे, इस हफ्ते में इतनी ट्रेनिंग करेंगे। फिर उसका एक टेस्टिंग फेज भी होता है कि बंदा जब प्रैक्टिस करने वाला होगा, सडनली यू कांट पुट दैट पर्सन इन द लाइव सिचुएशन। तो इसको ट्रेनिंग सिखाया, कल फ्लोर पे डाल दिया, तो ये तो मर जाएगा बेचारा, तो ये क्या हो गया। तो एक वीक ऐसा होता है कि या 2 हफ्ते ऐसा होता है कि जब उनको हम करने देंगे प्रोसेस, बट वो फाइनल ईमेल नहीं भेज सकता या फाइनल साइन अप नहीं भेज सकता जब तक ट्रेनर खुद चेक ना कर ले कि भाई ईमेल बराबर से ड्राफ्ट किया है या ये क्वेरी बराबर से ड्राफ्ट की है, राइट। सो और मेरा तो मैं बोलूँगा लंदन में जब मैं था तो वो तो क्लाइंट फेसिंग रोल था, लाइक वी हैव टू लिटरली स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। मतलब आप बाहर ईमेल भेज रहे हो कंपनी के बाहर, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप सही ट्रेड डिटेल सही काउंटर पार्टी को भेज रहे हो। अगर मैंने कंपनी ए से ट्रेड किया है तो वो कंपनी ए के ईमेल पे ही जाना चाहिए, कंपनी बी के ईमेल को नहीं भेज सकते। तो बहुत सारी चीज़ें, तो एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज, डॉक्यूमेंटेड ऑन ईमेल। एंड आफ्टर एवरी वीक जो मैनेजर है या ट्रेनर है, मैनेजर और ट्रेनर, सो मेरा अगर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मेरा मैनेजर, और सपोज आप ट्रेनर है तो मेरा मैनेजर आप खुद भी सिंक में रहने चाहिए कि ये बंदा सीख रहा है, उसका कंफर्ट लेवल क्या है, उसको कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो उस चीज़ को भी कवर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भाई 1 महीने में बंदा लाइव हो जाएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में हो जाएगा। सबकी एक कैपेसिटी होती है, मे बी ये बंदा 1 महीने में सीख जाएगा, शायद उसको 1.5 महीना लगे, तो वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और उस हिसाब से आप वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा आपको लगेगा कि भाई हाँ ट्रांजिशन हो गया, मुंबई में भेज दिया, सब फेंक दिया, ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। समवेयर एज अ फर्म आपको देखना पड़ेगा कि एज अ कंपनी हम किसी रिस्क पे तो नहीं जा रहे। किसी को ट्रेनिंग दे दी, बट अगर वो बंदा ठीक नहीं है और अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आगे जो क्लाइंट को ईमेल जा रहा है वो तो कंपनी का नाम लेके ही जा रहा है।
तो कंपनी का एक सिग्नेचर लेके जा रहा है वो बंदा बाहर, तो दैट्स द रेपुटेशन। एंड फिर वो इंटरनली जो झगड़ा है वो दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी कैसा है कि वॉर सिचुएशन जैसा हो रहा है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आर विथ मोदी जी। अगर हम इंटरनल झगड़ा दिखाएंगे तो दुनिया के सामने क्या दिख रहा है? तो वो आई थिंक आई वुड अप्रिशिएट कि हमारे जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज अभी अलाइन हो गए हैं। वो टिपिकली जो पॉलिटिकल झगड़ा करते हैं वो भी नहीं दिख रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो सेम वे आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइजिंग कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इंश्योर कि वो एक आप रेपुटेशन लेके बाहर जा रहे हो, अंदर झगड़ा है वो दिखना नहीं चाहिए किसी को, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कभी घर के अंदर के हमारे जो माहौल के अंदर थोड़ा भाई ना ऊपर नीचे होता है, कभी हम दिखाते नहीं हैं। इस तरीके से हम देश को, इस तरीके से हमारी कोई कंपनी हो, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ बेटर सिटीजनशिप जो आप बता रहे हो। एक्चुअली एक सिखाया जाता है एक्चुअली MBA में, हालांकि प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप अच्छे सिटीजन कैसे बन सकते हो, चाहे आप कोई भी ब्रांच को रिप्रेजेंट करो। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि जब आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद का आपका कॉन्फिडेंस और उसके बाद का आपका जो इम्पैक्ट था कंपनी के अंदर, करियर के ऊपर जो इम्पैक्ट था, वो क्या रहा वैसे? तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो आज मैं एक वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हूँ, बट समवेयर जो मुझे अभी नर्वस फेसेस दिख रहे हैं ना, मैं भी उसमें से एक था 2010 में, वेरी नर्वस। मैं लंदन में 3 हफ्ता रहा, बट आई टेल यू ऑनेस्टली मैंने बराबर से खाना पीना नहीं खाया। थोड़ा होम सिक फील कर रहा था, मुझे वापस इंडिया जाना है। 21 ईयर्स आई वॉज दैट टाइम। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप भी 19-20 वाले हो, मुझे दिख रहा है। तो वो नर्वसनेस एक थी। ट्रेनिंग लेने के बाद भी जब हम लाइव गए, वो लास्ट हफ्ता जो था हमारा लंदन में, उसके 3 दिन पहले, हमारा 3 दिन बाद फ्लाइट है, और मुझे लाइव कर दिया गया प्रोसेस पे। एंड दे स्ट्रेट ट्रेनिंग दी गई है, मॉड्यूल्स दिए गए हैं, सारे मॉड्यूल प्रिंटेड थे। मेरा इतना बड़ा थप्पा था ट्रेनिंग्स का, तो ये तुम्हारे सामने एग्जीक्यूट। 3 काउंटर पार्टी दे दी, उसके बाद जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं आप मैनेज करिए, उसका अफर्मेशन, कॉन्फर्मेशन। एंड वो 3 दिन मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगे, बिकॉज जो वेरी फर्स्ट डे था, मैं लंदन के ऑफिस में इमोशनल हो गया था। एंड आई टेल यू, जो इंडियन ऑफिस में सपोर्ट मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। रोना है जाओ रो के आओ, काम है तो काम है। मेरा मैनेजर तो मेरे साथ था, और मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट तभी थे, वो मेरे को इंडिया से कॉल कर रहे हैं, तू टेंशन मत ले, तू इंडिया आ जा, मैं देखता हूँ। वहाँ से वो सपोर्ट आया, बट लंदन से नहीं था। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो लंदन वाले ख़राब है, अच्छे है, कल्चर है, ठीक है, हार्श है, रहेंगे, वो वैसे ही सीखते हैं, तो ठीक है, चल रहा था। एंड इंडिया आके विदिन 1 वीक वो जो मॉड्यूल्स थे ना, वो मेरे दिमाग में थे। एवरी पेज पे क्या है मुझे पता था, वो मैंने इतना वो घुस गया था अंदर में। एंड 1 हफ्ते के बाद मुझे लंदन की ट्रेनर ने अप्रिसिएशन ईमेल भेजा था, सीसिंग माय वाइस प्रेसिडेंट। तो दैट वाज द थिंग कि नहीं, अचीव कर दिया मैंने कुछ, अभी तो रुकना नहीं है, भागो। एंड हर प्रोसेस में आपको एक नर्वसनेस आएगी, तो वो चीज़ आपको टैकल करनी पड़ेगी, वरना ऐसे बैठ जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब देयर इज़ अ सेइंग, और अभी तो काफ़ी इम्प्रोवाइज हो चुका है, मैं तो बोलता हूँ इंडस्ट्री, सोशल मीडिया है, सारे रिसोर्सेज बहुत बढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। यू हैव नॉट लॉस्ट द बैटल अंटिल यू शो अप द एवरी नेक्स्ट डे। अगर आप एवरी डे आओगे कि नहीं आज उठ के जाना है, भले कल रात खाइए, आज फिर उठ के जाना है ऑफिस, तो वो सबसे बेटर चीज़ रहेगा। गिव अप करना ऑप्शन नहीं है हमारी लाइफ में, वो देख, और गिव अप करना वो अच्छा चीज़ ही नहीं है, वो गिव अप करना ही नहीं। कुछ भी चीज़ हो मत करो गिव अप, आते रहो। और आपका मैनेजर भी अगर आप पे चढ़ रहा है या कुछ डांट रहा है आपको, तो वो नेगेटिवली मत लो। मतलब रोना है रो लो, वो एक इमोशन होता है हमारे अंदर, बट शो अप द नेक्स्ट डे, बिकॉज वो मैनेजर ने आपको हायर किया है, मतलब आप में कुछ है। अगर वो आपके ऊपर आपको डांट रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के रिलेटेड आपको डांट रहा है। एज अ पर्सन उसको प्रॉब्लम नहीं है आपसे कि भाई तू एकदम मतलब साव गएलो छे ना, इसे इन गुजराती के बहुत गया एकदम, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशन वो बंदा आपको डांट रहा है, तो वो एक कवर कर लो बस। सो दैट्स अबाउट इट।
निखिल भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की। उसमें मैं कुछ ऐड भी करना चाहूँगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग जो है ना बहुत नए अपकमिंग जो ट्रेडर्स होते हैं Yeah. या जो इंस्टीट्यूशंस में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे आप जब यंग थे, ऐसे लोग से मिलते हैं। तो जब अब जो ये यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई एक आध साल के अंदर हमारे पास मर्सिडीज होगी, हम लोग रॉक स्टार्स बनेंगे, ठीक है ना। हम ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर हैं, अभी हमें कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। 2 साल के अंदर उनको जो है ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जो राजा मैं ही हूँ, ये ख्वाब होते हैं। और आप जो रियलिटी जो बता रहे हो, ठीक है ना, कि रियलिटी तो भाई ऐसी है कि 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी बुक है वो क्रैक करनी पड़ती है। और बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, Yeah. ठीक है, वो आता है 5-6 साल के बाद, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का मामला हो गया, So कुछ मिथ ब्रेक कर सकते हैं हम? आई थिंक वो एज ही वैसी है जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती है, यू नो। हमारे मम्मी पापा अब जब हम बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो बोलते हैं कि अरे ध्यान से चलाना, ध्यान से जाए। वी जस्ट इग्नोर देम कि अरे यार मुझे आता है, मेरे पास लाइसेंस है, मैंने सीख लिया है। पर उनको पता है कि तुम्हारा खून गर्म है, यू आर यंग ब्लड, यू वांट टू रन फास्ट। बट एज एन एक्सपीरियंस पर्सन हमको मालूम है आगे बम्पर आएगा, आगे सिग्नल आएगा, आगे मामा खड़ा होगा जो आपका टिकट काटेगा। और आगे ये भी है कि एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं बोलता हूँ मुझे फाइनेंस आधा भी नहीं आता है। I'll be very honest. That's great. एंड जस्ट स्टे ग्राउंडेड। मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ मिलन सर से, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं 4 साल से। तो मैं तो बोलता हूँ मुझे उनसे सीखना है, मुझे नहीं आता है कुछ हेज फंड या जो भी है। तो जस्ट स्टे ग्राउंडेड। 1 साल में मर्सिडीज़ आनी है तो आएगी, वो आपके बैंक अकाउंट बैलेंस पे डिपेंड करता है और आपकी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग फिर दिखती है वहाँ पे कि आपको क्या अचीव करना है। 1 साल के बाद ही अगर आपको मर्सिडीज़ लेनी है तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका पैसा है। बट लोन भी आपको ही भरना है, उसका मेंटेनेंस भी आपको ही करना है और आगे शादी भी आपको ही करनी है। और अगर माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो मेडिक्लेम एक्सपेंस भी आपको ही बेयर करना है और होम लोन भी ईएमआई आपको ही भरना है। तो दैट्स योर चॉइस। अमन करते काफ़ी लोग करते हैं। आई मीन आई हैव सीन यंगस्टर्स एंड नॉट जस्ट माय कंपनी बट एनी यंगस्टर्स मैं देख रहा हूँ अभी। ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जॉब पे लगे और दूसरे महीने में आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हाथ में है और उनको पूछा गया कि आपने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, बोलता है वो कर लेंगे, पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रही है। तो दैट्स नॉट राइट। आईफोन लो, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है आपको अगर मज़ा आ रहा है आईफोन में, बट द सेम टाइम बैलेंस योर इन्वेस्टमेंट और yeah, that is what it is, and stay grounded. I mean, I would just give one example कि अमिताभ बच्चन जो है इतने बड़े एक्टर रह चुके हैं, राइट। आज की तारीख में भी वो पंक्चुअल है, अपने टाइम पे पहुंचते। मैं उनको अभी बता रहा था, अकेले बात कर रहा था, तो वो ग्राउंडेड रहते हैं। वो भले ही सदी के नायक बोलते हैं उनको, राइट, बट वो एक डिसिप्लिन से चलते हैं तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है। उनको मालूम है कि घर चलाना है, जो भी है आगे उनकी पीढ़ियों के लिए उनको करना है, और वो एक खुद के अंदर वो चीज़ है कि मुझे डिसिप्लिन रहना है लाइफ में। तो वो रहोगे तो ही बेटर है, अदरवाइज समवेयर गाड़ी पटरी से उतर सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वापस आना है तो और मेहनत करनी है। तो दैट्स हाउ इट इज। दैट्स अमेजिंग। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट था, लाइक था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के यंगस्टर के साथ कम्युनिकेट करना। बिकॉज हम लोग जब क्या है कि शुरू में जब आते हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाती है और फिर हमारा माइंड जो है ना ऐसे काम करता है कि हम जो है ना फ्यूचर की प्लानिंग आज करते हैं। हमें आगे के जो सर ने बताया कि रोड ब्लॉक्स वगैरह जो है वो दिखते नहीं है कि ब्रेक वेक वगैरह क्या आने वाला है, वो हम देखते नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ना हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना उसके हिसाब से ही जो है जाते हैं और फिर कहीं ना कभी एक्सपेक्टेशन रियलिटी के अंदर मिसमैच हो जाता है तो हम कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें, पहले से ही अगर हम लोग हम्बल रहें तो काफ़ी बड़ा जो है सस्टेनेबिलिटी का ग्राफ आ सकता है। और चलो ये तो हमने एक्चुअली ये बात बताई, दूसरी साइड भी है कि आप तो एक्चुअली मॉर्गन स्टैनली में सोशल्स में जाते होंगे तो आपने रिदम देसाई से आई थिंक बात की होगी, बड़े बड़े जो है ना हेड से उनसे बात की होगी। तो उनका एक्चुअली ये समझाइए कि क्या एक्चुअली एटीट्यूड रहता था, क्या उनका बिहेवियर रहता था, कैसे वो लोग थे
क्या बातें चलती थी आई आपकी? थिंक सीनियर लीडर्स के साथ मुझे मिलने का एक मौका मिला था जब मैंने 10 साल कंप्लीट किए मॉर्गन स्टैनली में। सो तभी एक इवेंट रखा था जहाँ पे सारे सीनियर लीडर्स आए थे टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज पीपल कि जिन्होंने इतने साल कंप्लीट किए, 10 years, 5 years, 25 years ऐसा कुछ सब था। तभी मतलब मैं वहाँ इवेंट में गया और सारे खड़े हैं वहाँ पे, ड्रिंक्स है, खाना चल रहा है, सब चल रहा है, बट नॉट अ सिंगल पर्सन शोड एन एटीट्यूड कि मैं तो बड़ा एमडी हूँ, तू मेरे लिए ग्लास लेके आ। तो कुछ नहीं, सिंपल हाय, आपने अप्रोच किया उनसे, हेलो आई एम दिस पर्सन, तो वो भी आपसे बात करेंगे। और एक नर्वसनेस हमको भी आती है, इतने बड़े बंदे से बात कर रहे हैं, रिदम देसाई से बात करना, बट कोई एटीट्यूड नहीं। भैया उनके पास 5 मर्सिडीज़ होंगी, कोई सीनियर एमडीज़ होंगे, उनके पास 5 मर्सिडीज़ होंगी, बड़ा बंगला होगा, फार्म हाउस भी होगा, जो भी होगा, बट वो एटीट्यूड नहीं दिखाते। और वही चीज़ लोग उनसे रिस्पेक्ट करते हैं और इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं लोग उनको। अगर आप एटीट्यूड दिखाते रहोगे ना तो लोग आपको अप्रोच करना ही बंद कर देंगे। अप्रोच ही नहीं किया तो आपकी वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगी। समवेयर यू ओनली फील लो कि भाई एक दिन रियलाइज़ करोगे एटीट्यूड बता दिया, अब तो गए, मतलब अभी कोई अप्रोच नहीं कर रहा। कोई है ना, कोई घमंड दिखाता है या तो कोई हमेशा एग्रेसिव रहता है। मेरा भी खुद का गुस्सा है, मैं गुस्से वाला इंसान हूँ, बट वो तुरंत भी बाद में रियलाइज़ भी कर लेता हूँ कि अरे गुस्सा कर लिया था यार सामने वाले को सॉरी बोल देता हूँ। तो वो एक ज़रूरी है, वो एक कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। वो तो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, मतलब मैं नर्वस भी काफ़ी था, मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाया, बट जिनसे भी किया मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि भाई मेमोरी है कि भाई, बिकॉज वो लोग ऐसे रोज़ नहीं मिलते हमको। अप्रोच कर सकते हो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, आपको ये आज़ादी भी है, फ्रीडम भी है कि आप किसी के भी साथ बात कर सकते हो। आप नॉट जस्ट कि आपको मैनेजर के थ्रू ही जाना है, आप डायरेक्टली एमडी ईडी को अप्रोच कर सकते हो। आपको कुछ बड़े इश्यूज़ है, आप एचआर के भी सीनियर पर्सन को बात कर सकते हो, जैसे मेल कीजिए या कैलेंडर ब्लॉक कीजिए, चैट पे बात कीजिए, वो आपके कंपनी के सॉसेस से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से टाइम देंगे। बट इंश्योर यू हैव एन एजेंडा, ऐसे जाके बैठ मत जाना, मेरे को प्रॉब्लम है, कल चाय अच्छी नहीं थी, दैट्स नॉट व्हाट यू टॉक, राइट। तो एक एजेंडा लेके जाना पड़ता है और इंश्योर इट इज़ मटीरियल इनफ, बिकॉज आप एक इंप्रेशन भी क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो ज़रूरी है। दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली मैंने है ना एक जगह पे इन सब इन्वेस्टमेंट बैंकर से ही सीखा था कि जब है ना आदमी का एक्सपीरियंस होता जाता है और जब ज्ञान बढ़ता जाता है तब आदमी लाइक बहुत ज़्यादा हम्बल होते जाता है। जब आपको मान लो अंदर से कब रियलाइज़ होता है कि जब मान लो आप राइट ट्रैक पे हो, तो वही होता है कि आपका नॉलेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस, आपका मान लो विजडम है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आप डे बाय डे ईगो जो है आपके अंदर खत्म होता है, आपका जो है ना हम्बलनेस बढ़ता जाता है। दैट इज़ वेयर यू आर इन द कल्ट, जो मैं ऐसा बोलते हैं कि आप कल्ट में जा रहे हो, ऐसी बात है। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। मुझे लगा कि आपके साथ मैंने आई थिंक मॉर्गन स्टैनली के जो है ना रिदम देसाई से ही आई थिंक ये बात सीखी थी, उनके आई थिंक एक टीवी इंटरव्यू मैंने ये देखा था। बड़े आई थिंक ज्ञानवर्धी लोग ये लोग हैं, कितना नॉलेज लगते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन आपने बताया कि कोई एटीट्यूड नहीं जब आपसे मिलते नहीं, हैं, नहीं। तो बहुत बड़ी जो चीज़ है हम लोग सीख सकते हैं उनसे। तो फिर आप ये बताइए कि जब आप बड़ी पोस्ट पे आ गए तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तब आप कैसे देखते थे, आई वो थिंक कुछ शेयर कर सकते हो? वो एक जो चेंज आपके अंदर आता है ना, वो एक एक्सपीरियंस बनते बनते आता है। 2014-15 के आसपास मैंने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, बिकॉज मैं सीनियर होते जा रहा था, तो ऑफकोर्स मुझे भी एक हंगर था कि मुझे भी आगे अचीव करना है, मुझे भी मैनेजर बनना है, मुझे भी यूपी बनना है, लैडर पार करनी है। और समवेयर एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आती है ना, तो आपके अंदर वो एक चीज़ भी आती है कि मेरा अकेले का काम नहीं, पूरी टीम का काम हुआ है कि नहीं, क्या हमने हमारे गोल्स अचीव किए कि नहीं। और किसी को अगर लिटरली इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, तो क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं। वो एक है टीम वर्क करना, गोल्स के बारे में बात करना, हमारे मैनेजर से कैचअप करना। तो आई थिंक जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तब इट्स नॉट जस्ट यू हु आर वर्किंग, यू आर वर्किंग फॉर अ टीम। और आपके ऊपर एक वो टैग लगता है, ऐसा टिपिकल नहीं लगता, बट
अंदर से होता है कि भाई मैं एक टीम चला रहा हूँ अभी। अब जैसे मैं मैनेजर बना तो मेरे अंडर 2-4 लोग आए इनिशियली, तो मैं जब ऑफिस जाता था तो, और जब भी मैं एग्जिट करता था ऑफिस, तो ऐसा नहीं था कि हाँ मेरा काम हो गया ना, मैंने मेरे ईमेल्स देख लिए ख़त्म। नहीं, मुझे देखना है मेरी टीम वालों का काम हुआ है कि नहीं, क्या टीम में किसी को पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, टीम के काम में कुछ इशू है, आईटी इशू आ गया है, कुछ डेटा इशू आ गया है। एंड जब मैं टीम मैनेज कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं उनका करियर भी मैनेज कर रहा हूँ। उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि उनको भी मैनेजर बनना है, उनको भी एक लैडर हो। तो अगर उनको वो करियर प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा है दैट मीन्स उनको आगे की राह नहीं दिख रही है। मतलब वो क्या करेंगे, उनको अच्छा फील नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, अरे छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं। इवन इफ बीइंग अ गुड परफॉर्मर, अगर आपको वो सामने इंसेंटिव नहीं मिल रहा है या तो सामने आपको ग्रोथ पाथ ही नहीं दिख रहा है, तो आप हिलमिला जाओगे कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, एक का एक पढ़ा रहे यार, एक का एक सिखा रहे, कुछ कर तो नहीं रहे, मुझे नेक्स्ट लेवल नहीं दे रहे। तो वो एक जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो तब हम भागते हैं। तो हम कल ही हम ट्रैवल कर रहे थे, तो निशांत सर से बात कर रहे थे। So instead of choosing a high class hotel, he chose to be grounded and एक अच्छा सा reasonable stay उन्होंने लिया है। तो मैं उनको तभी बोला कि दैट्स अ गुड थिंग, हमने पैसे बचा लिए राइट, वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन, बट हम तो अकेले, हम तो लड़के हैं, हमको तो क्या प्रॉब्लम है, हमको एक अच्छे से सोने की जगह मिल जाएगी और खाना मिल जाए तो ख़त्म हो गया। बट इसी जगह पे अगर हमारी वाइफ साथ में होती है, हमारे बच्चे साथ में होते, एब्सोल्युटली। तो वी बुक्ड अ 3 स्टार होटल और इंश्योर्ड कि उनको अच्छे से एसी मिले, उनको अच्छा सा हाइजीनिक फूड मिले, डोसा मिले, यू नो। बट खुद के लिए है तो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। तो जब आप मैनेजर बनते हो तो एक आपकी फैमिली बनती है, और वो फैमिली को आपको ध्यान रखना है। जैसे घर पे आप एक बंदे हो, रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, यू आर द फेस ऑफ द हाउस, यू आर द अर्निंग मेंबर। सही में आप जब मैनेजर बन रहे हो, आपको एक फैमिली को चलाना है, और वो फैमिली आपको ही देख रही है। कुछ भी इश्यू होगा ना, आपको देखेगी। सर इश्यू हो गया, सर क्या करेंगे, सर डेटा इशू हो गया। अब कई बार तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, अरे यार तेरे को पता तो है क्या करना है, डेटा इशू हुआ है तो टिकट रेस करना है या तो मैनेज करना है, एस्केलेट करना है। बट बोलना पड़ता है कि दे आर लुकिंग एट मी, मैं बोला अभी आज सिखा दिया। बट इंश्योर करना है कि वो बंदा सीख रहा है, रोज़ एक ही सवाल ना पूछे, वो भी करना है। तो बस एज अ फैमिली जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगनी चाहिए, तभी आप लीडर होते हैं। और एक मैं कई बार देखते रहता हूँ इंस्टा पे या जो भी है लिंक्डइन पे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप लीडर हो, नॉट जस्ट अ मैनेजर। मैनेजर इज जस्ट कि टास्क हो गया, टास्क हो गया। बट लीडर होता है कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बंदे को, कि आप इंस्पायर कर रहे हो, दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड दे गेट मोटिवेटेड, दे फील द एनर्जी व्हेन यू आर इन। तो उनको लगे कि हाँ ये बंदा है, इससे करेंगे, ये बंदा आ गया तो कुछ नहीं, इशू सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स हाउ इट शुड बी राइट। वही होता है कि अभी जो कंपनी के मेन सीईओज होते हैं, वो जब मीडिया में इंटरेक्ट करते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म। उनको इतना कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है, नो मैटर मार्केट क्रैश हो गया, कि भाई हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए हम खड़े हैं, हम करेंगे, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम आगे और करेंगे, बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, हम ऑटोमेशन और लाएंगे, तो हम ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेके आ सकते हैं। तो वो दिखता है कि वो लीडर बैठा है ना, मेरा लीडर बैठा है वहाँ पे अमेरिका में, तो आई एम हैप्पी। मेरे कंपनी के शेयर्स जो अमेरिका के एक्सचेंज में पड़े हैं तो वो अच्छे से ट्रेड हो रहे हैं, मेरे इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट, तो मेरा भी धंधा चल रहा है, मेरा भी जॉब चल रहा है। सो दैट्स हाउ इट कम्स डाउन टू लेयर। सो मैं तो अभी काफ़ी छोटे लेवल पे हूँ, बट दैट्स हाउ इट इज। लेकिन काफ़ी एक्चुअली ये बिटवीन द लाइन्स पकड़ो तो इसमें काफ़ी लर्निंग्स है इस कन्वर्सेशन में। कल हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी इसमें मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास एक लर्निंग थी। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने गौतम अदानी से सीखा था कि भले आप जेट एयरवेज में घूम रहे हो या जेट में घूम रहे हो, चार्टर प्लेन में, लेकिन छोटे से छोटा जो साइकिल वाला जो है ना, वो क्या सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज और वो समझने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन इनसे मैंने ये सीखा कि जब आप फैमिली के साथ हो, जब आप मैनेजर और आपकी टीम के साथ हो, तब 4 स्टार 5 स्टार में रखो, सबको एंजॉय कराओ। जब आप अकेले हो तब जो है आप ग्राउंड लेवल पे जाके शर्माओ मत। भले मान लो छोटे छोटा लेवल का जो है खाना हो या होटल हो या कोई भी हो, एक्सेस करो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो एंड बी हैप्पी। तो ये मेरा अपना थॉट था, इनसे मैंने एक थॉट कर ले लिया।
तो ये थॉट जब मैच करते हैं तो नर्लिंग्स जो है वो मल्टीप्लाई होती है। इस तरीके से जो है हमें कॉन्स्टेंटली लाइफ में सीखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा इसमें कि ये हमारे जितने यंगस्टर्स बैठे हैं, ठीक है, ये लोग सब अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर बड़ा करियर बनाना चाहते हैं। राइजिंग इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है उनको, लेकिन फिर भी उनको जो है राइजिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा राइज करना हो। क्या आप सलाह देना चाहोगे इनको, कुछ अगर आप ब्रीफ कर पाओ? मैंने बोला जब मैं उनकी एज का था तब पूरी दुनिया नहीं जानता था, अभी भी नहीं जानता हूँ, बट मैंने एक चीज़ बोला कि लगे रहो, करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, पर आपका एक इंटरेस्ट एरिया पहले बिल्ड करिए कि मुझे ये करना है। अंधे घोड़े के जैसे भागोगे तो भागते रहोगे, समझ में नहीं आएगा क्या है। अगर आपको राइजिंग कैपिटल कुछ प्लेटफॉर्म दे रहा है तो अंडरस्टैंड कि क्या दे रहा है, और आपका लिटरली इंटरेस्ट भी मैच होना चाहिए। तो ना ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि बस किसी ने बोल दिया और हम भाग रहे हैं, बट हमको तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ों में, तो बोल दो, किसी को तो बोलो, या मदर फादर से शेयर करिए, इनसे शेयर करिए कि वैसे मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझ जाएंगे अच्छा उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो किस चीज़ से मैं उसको इंटरेस्ट जगाऊँ, कि वो भी उसने एनरोल तो कर लिया है, तो उनका जॉब है कि वो आपको सिखा देवे और आपको भगावे। बट ये हमारे इंडियंस में मैंने देखा है कि हम ना नहीं बोल सकते, वी डोंट नो हाउ टू से नो, और वी डोंट टेक दैट कॉन्फिडेंस टू से नो। हमको किसी चीज़ ने कुछ बोल दिया, अभी कल ट्रेनिंग दे दी है, अभी चलो ग्रुप ट्रेनिंग था, 3 जन को ट्रेन कर रहा था, और 2 जन नॉट किए जा रहे हैं, हाँ आ रहा है, और एक्चुअली उनको समझ में आ रहा है, तीसरे को नहीं आ रहा है, और तीसरा भी शर्म में बोलता है हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। वो नो नहीं बोल पा रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज और वो प्रॉब्लम उनके लिए भी है, कंपनी के लिए भी है, सर के लिए भी है, सबके लिए, कि वो बोलना पड़ेगा आपको। हमारे इसमें भी काफ़ी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आते थे कॉन्फ्रेंस रूम हियर, बट देन इंश्योर कि वो एजेंडा आप डाल दो अपनी डायरी में कि भाई मैनेजर से 1-on-1 तो बोलूँगा, भाई समझ में नहीं आया स्ट्रेटजी, समझा देना 1-on-1 में। या तो हमारे इंडियंस के पास तो बहुत एवेन्यूज़ हैं, हम ऑफलाइन चैट भी बहुत करते हैं, चाय ब्रेक्स और सुट्टा ब्रेक्स होता है, ऑफकोर्स आई वुड प्रमोट दैट, बट होता है, लंच ब्रेक्स करते हैं या वीकेंड में कहीं मिल ले, तो उस टाइम पे बता दो कि मतलब मौका देके चौका मारो। जैसे कि हर किसी को गर्लफ्रेंड पटानी है तो एकदम मौका देख के प्रपोज करते हो ना, तो वैसे ही कुछ अच्छी सिचुएशन बना के बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा है, कर बता दो, ये रिवाइज करा दो, या तो खुद का एक ओपिनियन डाल दो। अब जैसे आप ग्रो कर रहे हो चीज़ों में, तो एक चीज़ ऐसी रहती है कि आप अपने मैनेजर के पास सिर्फ क्वेरी लेके नहीं जा सकते। अगर मुझे स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, या तो इफ़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द स्ट्रैटेजी व्हाट इज एक्सप्लेन टू मी, मैं सिर्फ ये बोल के नहीं जाऊँगा मुझे मज़ा नहीं आया स्ट्रैटेजी में, आप ये भी एक बोलते हैं ना ऑल्टरनेटिव प्लान भी लेके जाओ कि आप ये प्रपोज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ ये स्ट्रैटेजी मुझे स्ट्रैटेजी बी चाहिए, और मेरे को लगता है ये अच्छे से काम करेगी सर, आपको क्या लगता है? तो उनको लगेगा कि हाँ बंदा सोच रहा है, सिर्फ रोने नहीं आया है ना। बच्चे होते हैं ना, बच्चे को कुछ हुआ तो सिर्फ रोते रोते आ जाता है हमारे पास, तो वो बच्चा है, हम तो बच्चे नहीं हैं, हमको तो कुछ सामने बोलना पड़ेगा कि भाई सर, निशान सर, ये नहीं, मुझे लगता है ऐसे ट्रेड करे तो कॉल बाय पुट जो भी आप कर रहे हो मतलब, बट ये ऐसा तरीका होना चाहिए एक बोलने का, तो दैट्स हाउ यू शुड मैनेज थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स अमेजिंग। और कल जो इस सेशन को जो आप कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं, तो कल एक्चुअली हमारी भाविक सर के साथ बहुत अच्छी बात हो रही थी। आपने देखा हुआ है कि मॉर्गन स्टैनली के अंदर भी कि ट्रेडर्स का जो कल्चर होता है बाहर से आपने देखा हुआ कि वहाँ यूएस में वगैरह कैसा होता है, एक ट्रेडर्स कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, और इंडिया के अंदर अगेन आपने बाहर से देखा हुआ, आपने बैक ऑफिस में उनके साथ ही इंटरेक्ट करते थे, उनको फ़ोन लगाते थे वगैरह वगैरह। क्या डिफरेंस है इंडिया के एक ट्रेडर के अंदर और एक यूएस के एक ट्रेडर के अंदर इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई वुड से मुझे 100% इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वैसे बता दूँ। जैसे मैंने सुना है, मैंने इंडियन कंपनी के साथ काम नहीं किया कभी, बट सुना है कि एक रिस्पेक्ट जैसी चीज़ होती है ना, वो कुछ मिसिंग है।
इंडिया साइड के ट्रेडर्स के लिए। बट जब मैं फॉरेन ट्रेडर्स के साथ जब मैं डील करता था, ऑफकोर्स मुझे हर एक ट्रेडर के साथ डायरेक्ट कॉल करने का परमिशन भी नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जब हमको कुछ ट्रेड में क्वेरी आ रही है, इश्यूज़ आ रहा है, तो हमको अप्रोच करना है मिडिल ऑफिस को। कोई इंस्टेंसेस में हमको ट्रेडर को रीच करने मिलता था, बट नॉट नेसेसरी हर ट्रेडर सीधा आंसर दे देगा आपको। आपको एक चीज़ समझनी होगी, ट्रेडर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मार्केट ट्रैक करते हैं और उनको उसमें पैसा बनाना होता है मार्केट आज में। अगर आपने मार्केट आज में कॉल किया तो समझ लो गाली खानी है, एंड बी रेडी फॉर दैट। वो फिर कल्चर वल्चर सब हटा देंगे बाजू में, बिकॉज वो प्रॉफिट बना रहा है, उससे पैसा आ रहा है कंपनी में। तो उसमें कुछ बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कर रहे थे, आपको एक कुछ क्वेरी था, आपने डाल दिया, उसने फ़ोन पे जवाब नहीं दिया तो आप ईमेल डाल दो मिडिल ऑफिस को कि भाई ये इशू है, ये क्वेरी है, ये ट्रेडर से आंसर लाना है, आप बताओ। आपको लग रहा है आंसर ही नहीं आ रहा है तो आपके मैनेजर को एस्केलेट कर दो। तो वैसा करना होता है। सो और दोनों इंडियन ट्रेडर्स और यूएस के ट्रेडर्स या जो भी है फॉरेन के ट्रेडर्स, सारे पैसा कमाने बैठे हैं और दोनों का नॉलेज लेवल्स भी अलग अलग होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंडियन ट्रेडर नीचे है और वो ऊपर है, नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं तो बोलूँगा मेरा इंडियन ट्रेडर भी अच्छा ही है, वो भी पैसा बना रहा है। इंडिया मार्केट इज़ नॉट ईजी एंड इट्स बूमिंग। आई वुड से कि सारे कंट्रीज़ के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, बिकॉज अभी आप देखो हम ग्रोइंग पाथ पे विद आवर लीडरशिप ऑफ कोर्स। सो वहाँ का ट्रेडिंग कल्चर अलग है, यहाँ का अलग है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है, हम कल बात कर रहे थे यहाँ पे कि उनका एक एक्चुअली मैंने देखा था वहाँ पे, उनका अलग ही बिल्डिंग था। हाँ, वो ट्रेडर्स का पूरा अलग बिल्डिंग है। हाँ, वहाँ पे नॉर्मल बैक ऑफिस ऑपरेशंस को एक्सेस नहीं है। एंड आई थिंक वो मूवी है, आप तो ने शायद देखी नहीं, मैंने कल जिक्र ऋतिक किया था, रोशन की आपने कल बात की थी, जिंदगी yes। ना मिलेगी दोबारा। उसमें ऋतिक रोशन ने ट्रेडर की एक्टिंग की है जो लंदन की ट्रेडिंग डेस्क पे बैठा है। आई वुड से वो नियरली रियल है, जो वो डेस्क दिखाया ना उसका, 6-6, 7-7, 8-8 स्क्रीन, और वो सारे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चल रहा है और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको ट्रेडिंग बुक करना है, ट्रेडर को ट्रेड्स बुक करना है और प्रॉफिट कमाना है। अब वो 8 स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ऑफकोर्स मूवीज़ तो नहीं चल रहे, बट कुछ तो इन्फॉर्मेशन, एक जगह पे ब्लूमबर्ग चल रहा होगा, एक जगह पे एक मार्केट का चल रहा है, दूसरे जगह पे दूसरे मार्केट का प्राइसिंग चल रहा है। आप हेजिंग स्ट्रेटेजी आपको मालूम है, दूसरे एक दो मार्केट साथ में देखते हो आप, और फिर यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इमेजिन करो 8 स्क्रीन देख रहा है और आपका फ़ोन आ रहा है, सर ये ट्रेड पे क्वेरी है, बोला चल रख फ़ोन नीचे, तो आएगा ही वो। सो इट्स बाउंड टू हैपन, इट्स फाइन। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जहाँ पे भी आप रहो, जो ट्रेडर हो ना हो, रिस्पेक्ट इज़ द थिंग व्हाट आई फील शुड बी देयर। अगर गर्मा गर्मी का सिचुएशन है तो ऐसी बात हो जाएगी, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब यू आर इन। मतलब गर्मा गर्मी कहाँ नहीं है। आपको लगता है अभी मोदी के ऑफिस में सब शांति से बैठे होंगे, गाली गलौज चल ही रहा होगा, कोई ना कोई गाली खा रहा होगा, इट्स फाइन, इट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, राइट। सो सेम वे हमारा भी फॉर्म है, हमको भी बचाना है, हमको भी पैसे कमाना है। सो दिस पार्ट ऑफ जॉब। आई मीन हर कोई हर दिन आपको स्माइल करके गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। आप काम करने आए, स्टे प्रोफेशनल, बस वही चीज़ है। इवन कल हमारी जब बात हुई थी तो लाइक एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूएस में जो है ना, लाइक रिस्क मैनेजर्स बोलते हैं ज़्यादा, वो रिस्क को ही ज़्यादा मैनेज करते हैं। इंडिया के अंदर थोड़ा जो है ना प्रिडिक्शन वाला माइंडसेट ज़्यादा है कि कल क्या होने वाला है मुझे आज ही जानना है, मुझे उसको कीड़ा है कि मैं राइट हो जाऊँ। तो थोड़ा डिफरेंस मैंने ये भी देखा है कि इंडिया के अंदर वगैरह जो है ना राइट होने का जो बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी है, लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ टिप्स मिल जाए, कोई तो बता दे, कोई तो जानकार ऐसा है जो मार्केट को चला रहा है। हालांकि यूएस के अंदर ऐसा है कि ये लोग मानते हैं कि रैंडमनेस है, उस रैंडमनेस के अंदर जो रिस्क को कैसे बेटर तरीके से मैनेज करते हैं वो एटीट्यूड है, दैट्स। और रिस्पेक्ट भी रिस्क मैनेजर्स की ज़्यादा होती है। हम लाइफ में भी हम देखते हैं कि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम जो है आज बैठ के अपना माइंड जो है वो कैसे प्रोडक्टिव बना के
स्लो एंड स्टेडीली कल के जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए या अच्छी चीज़ है उसको मैनेज करते जाए और एक एक ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाए, तो अल्टीमेटली वो भी हमारे लिए एक रिस्पेक्ट का काम कर जाएगा। ऐसा है। लोग को कुछ लोग होते हैं पूरी लाइफ सोचते रहते हैं कि 5 साल के बाद मेरा क्या होगा, 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, और ज्योतिष ने मुझे बताया था। इन्हीं चीज़ों में जो है ना हम अटके रहते हैं, इसीलिए हम प्रेजेंट में कभी जी नहीं पाते, फ्यूचर का कभी विजन बिल्ड नहीं कर पाते। तो ये एक लर्निंग थी, अच्छा लगा हम शेयर करने के लिए। निखिल जी आप आए, बहुत दूर से आप आए हो और एक अपनी इतनी लर्निंग्स इन यंगस्टर्स को देने के लिए आप आए हो। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, आप उनको क्लैप करके अप्रिशिएट कर सकते हो कि थैंक यू। काफ़ी ऐसी बातें हैं, इन वीडियो को आप 2-4 बार देखना, बिटवीन द लाइन्स काफ़ी ऐसी चीज़ वो बोल के गए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जैसे-जैसे आप करियर आगे बढ़ाओगे, जैसे-जैसे आप 2, 4, 5 साल जाओगे, ये सारी बातें आपको रिलेट करेगी। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10-12 साल काम किया है, तो 12 साल की जर्नी के अंदर से वो डॉट्स मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा अभी यंगस्टर्स को कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी ये क्या बोल रहे हैं, ये तो फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। हमारा पर्पस वही है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लर्निंग है, जो इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो दे पाए, ताकि आप अपने करियर के अंदर अपना एक विजन बिल्ड कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू ऑल्सो ट्रेडर्स, ठीक है। अभी ट्रेडर्स के लिए ओपन कर देते हैं, माइक मैं पास कर रहा हूँ। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, सिंस आई एम फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, but all of a sudden in the middle of 30s I realized that I want to enter this. So I just want to know what for a non-financial background who has not done education in this, the background is completely media advertising for me at the moment, तो उसके लिए what should be the start in this industry? मतलब एकदम स्क्रैच से है। स्क्रैच से ना तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। क्लीन मतलब स्लेट से शुरू करेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो No, I just said you are not a trader. You were in the back office. हाँ, So I want to understand कि क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कि सिर्फ ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं कि और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें डिपार्टमेंट वाइज, वो जान। मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेरी लेमन टर्म्स, वेरी इजी टर्म्स, तो आपको समझ में आया। आई थिंक ट्रेडर्स समझेंगे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 3 डिपार्टमेंट्स मोटे मोटे होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग डेस्क। हाँ, ट्रेडिंग डेस्क मतलब फ्रंट ऑफिस बोलते हैं, राइट, जो मार्केट को फ्रंट कर रहा है, फेस कर रहा है। एज अ राइजिंग कैपिटल ट्रेडर्स मार्केट में जा रहे हैं। वो मार्केट में क्यों जा रहे हैं? ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं। पैसा कमाना है, किसके लिए कमाना है? उनके क्लाइंट्स के लिए कमाना है। सो दैट्स द फ्रंट ऑफिस, वो ट्रेडिंग डेस्क होती है। अब जब वो ट्रेडिंग कर ली ट्रेडिंग डेस्क ने, वहाँ पे किस्सा ख़त्म नहीं होता है, वो तो शुरू हुआ है, बिकॉज ट्रेड बुक हुआ हमारे सिस्टम में। वो ट्रेड को कहीं ना कहीं फ्लो होना है नीचे, और वो ट्रेडिंग बराबर हुई है कि नहीं, और उसके रिलेटेड सिस्टम में सारी चीज़ें बराबर से कैप्चर हुई कि नहीं, वो देखने के लिए एक मिडिल ऑफिस बैठा है, जो ट्रेडर असिस्टेंट ग्रुप बोल सकते हैं आप। तो दैट्स अ मिडिल ऑफिस, कि भाई जितने भी ट्रेडर ने ट्रेडिंग किया, आज का जितना पैसा था मैनेज हुआ कि नहीं। अभी फॉरेन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको तो लिटरली देखना होता है कि यूएसडी INR करेंसी, फॉरेन एक्सचेंजेस देखने होते हैं। फिर जब ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो वो मल्टीपल बैंक्स के साथ भी ट्रेडिंग कर सकता है, नॉट जस्ट वन। जैसे कि मैं OTC मार्केट में था, अभी आपको डिटेल नहीं पता, बट अगर मैं दूसरे कंपनी के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इतने सारे कंपनी से ट्रेडिंग करने के बाद मुझे इंश्योर करना है कि मेरे सिस्टम में वो डेटा एग्जैक्टली कैप्चर हुआ है कि नहीं, सही से मैंने गलत बुकिंग तो नहीं कर दी। तो वो मिडिल ऑफिस भी देखता है उसकी, और डेटा फर्दर डाउन होता है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, मतलब देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बट मोटा मोटा ये है कि फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस जो फर्दर मैनेज करता है, एंड बैक ऑफिस। बैक ऑफिस मतलब मैं बोलता हूँ मोटा मोटा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो सारे रिपोर्टिंग्स, बिकॉज यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपको क्लाइंट को आप रिपोर्टिंग भेज रहे हो कि भाई क्लाइंट, मैंने आपके लिए ये ट्रेड्स बुक किए आज। जैसे कि आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट आती है कि वो असेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपके पैसे मार्केट में कौन से शेयर्स में लगाए, कौन से पोर्टफोलियो से वो चल रहा है आगे, तो आपको पता चलेगा पैसा यहाँ लगा है, तो यू आर कंफर्टेबल देयर। तो वो हुआ। दूसरा, रेगुलेटर को रिपोर्टिंग करनी, बिकॉज अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो देयर इज सेबी, फर्दर IFK और रेगुलेशंस बन रहे हैं यहाँ पे, तो और रेगुलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं गिफ्ट में। तो और ये सारे रेगुलेटर को आप रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको कि भाई
मेरा इतना कैपिटल था, मैंने ये किया है, मेरा इतना रिजर्व है फंड, हम्म, बिकॉज आपको रिजर्व फंड भी रखना पड़ता है। मतलब जैसे कि Back- राइजिंग कैपिटल के पास सपोज करोड़ रुपए है, तो दैट डज नॉट मीन कि करोड़ के करोड़ उड़ा दे मार्केट में। हम्म, नहीं, उनको बैकअप मनी रखना पड़ेगा, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फिर भी स्टेबल रहे, उनको भी धंधा चलाना, उनको भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, राइट, रेंट रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो वो सारे रिपोर्टिंग वो बैक ऑफिस चलाता है। बैक ऑफिस को फर्दर भी जैसे ट्रेडिंग होती है ना, तो इन्होंने तो ट्रेड बुक कर दिया क्लाइंट के बिहाफ, बट वो पैसा भी ट्रांजेक्ट होना चाहिए। पैसा कहाँ होता है? पैसा बैंक में होता है, तो बैंक के साथ भी इंश्योर करना है हमारा रिकन्सिलेशन चले, तो सो भी बैक ऑफिस मैनेज करता है। फिर कंपनी का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, वो पूरा बैलेंस शीट मैनेज करता है, तो P&L का पूरा उनको मैनेज करना है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा अलग हो गया, वो अलग चिट्ठा है। फिर उधर बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो उनके तो अलग अलग से डिपार्टमेंट रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, कि उनको अगर इक्विटी में ट्रेड करना है तो बड़ा सा इक्विटी का ट्रेडिंग डिपार्टमेंट बना देंगे। फिर उनको फिक्स इनकम में ट्रेड करना है, तो फिक्स इनकम का पूरा ट्रेडिंग डिपार्टमेंट होगा, तो उसके पूरा रूट्स फिर बाद में ऑपरेशंस में तो मिलेंगे, बट उनके फर्दर एक एंटिटीज़ होंगे अलग अलग। तो ये मतलब आई नो मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, बट आई थिंक दिस वुड हेल्प यू समवेयर। Yeah, I understood. So for example, he's your client and front office में trader ने trade कर दिया, middle में गया, third में, but you need to tell the client कि हमने कहाँ आपका पैसा डाला है. That is also reporting has to be बहुत done. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा भी And रहता if है the client says no, why did you did this? मेरे को इधर नहीं करना था, तो can the client object कि या उसने दे दिया कि तुमको करना ही है? कैन नॉट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, बिकॉज क्लाइंट ने पहले से एग्रीमेंट किया होगा, Okay, there's an agreement. तो ही ट्रेडिंग होती है, बाकी नहीं होगी। Got it. वैसे ही चढ़ नहीं सकता क्लाइंट आपको, बट आपको ये इंश्योर करना है कि Information. क्लाइंट के पैसे के बेसिस पे फर्म आपकी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग ना कर ले। हम्म, फर्म को अगर खुद की ट्रेडिंग करना है तो उसका अकाउंट अलग होगा, अच्छा. और फर्म को क्लाइंट के लिए ट्रेड करना है तो अलग होगा। तो आई थिंक वो कुछ प्रॉप डेस्क बोलते हैं, Got it. दैट इज समथिंग व्हाट ही कैन एक्सप्लेन फर्दर। Yeah, I'm aware of That's that. what, Got it. Yeah. तो वैसा होता है। But I think I hope I answered. Yeah, I understand. Thank you. Clearly. ये क्वेश्चन था कि हम इंडिया में हैं अभी और फिर फ्यूचर में बाहर सोच रहे ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आप इंडिया में अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं तो इट्स अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑन, बट अगर आपको बाहर के मार्केट में जाके ट्रेडिंग करना है काम तो स्ट्रेसफुल है, पर क्या है कि ट्रेडर है उसको किस तरह से स्ट्रेस लेस बनाना है वही करना जरूरी है। मतलब वही उसकी प्रोसेस पूरी रहती है, किस तरह से उसको सिंपलीफाई करें। तो स्ट्रेस तो रहेगा ही हर टाइम मार्केट में। जब भी मूवमेंट आएगी तो मैं बात करता हूँ, जब भी मार्केट में मूवमेंट आती है तब मैं मतलब बैठे बैठे ही 3:30 बजे के बाद मैं ऐसा बोलता हूँ मैं 10 किलोमीटर चल गई हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ। आई थिंक स्ट्रेस का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डोंट जस्ट लिंक इट विद योर करियर। अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे पानी में फेंक दिया तो क्या मैं स्ट्रेस हूँ? यस, मुझे स्विमिंग नहीं आती इसलिए मैं स्ट्रेस हूँ, हाथ पैर मारूंगा, कुछ भी करूँगा, राइट। बट अगर स्विमिंग आती है तो क्या मैं स्ट्रेस रहूँगा? मुझे पानी में फेंको, तालाब में फेंको, इधर भी फेंको, मैं स्विम करूँगा। जो स्विमिंग करना की जो स्किल्स है दैट इज योर एक्सपीरियंस। और सर ने बहुत ही अच्छा कहा, मतलब जब भी आपका कोई भी स्ट्रेटेजी पे कि कभी भी पैसे जाते हैं, ठीक है, तो वापस कैसे आएगी उसकी प्रोसेस आपको पता नहीं तो हमेशा आप स्ट्रेस में रहो। आपको वो अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई किस तरह से आगे काम करना है, आज ऐसा हुआ तो कल क्या करना है मुझे आगे, और किस टाइम में मुझे लॉस कंप्लीट करना कवर करना है और उसके बाद प्रॉफिट करना है। वो सब प्रोसेस आपकी एक बार सेट हो गई ना, उसके बाद स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस में बताऊं मैं कि पैसा जो है ना, पैसा उससे डिसअटैचमेंट हो जाएगा, कभी स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है ना प्रोसेस के अंदर हम पैसे बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें क्या है कि कभी पैसा आता है कभी जाता है, लेकिन नेट में पैसा लेके जाना है घर पे, ठीक है। तो नेट में जब पैसे लेके घर के जाना है, उसकी जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस उसके ऊपर ही फोकस रहेगा और हम पैशनेट है, ठीक है, इन चीज़ों को। और पैसा मान लो कभी जेब में 5 करोड़ आ गए, या आपके मान लो जेब में से 2 लाख चले गए, या पैसे आए, उसके ऊपर कोई इमोशंस नहीं है। पैसे से कोई मान लो लगाव नहीं है,
तब जिंदगी में सबसे बड़ा पैसा बनता है। प्रोसेस से लगाव करना है, जो हम प्रोसेस, हमारी प्रोसेस क्या है कि लॉसेस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट लेके जाना है, लॉसेस कम लेके जाना है, नेट में घर पे पैसा लेके जाना है, उसकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है, रोज वही करना है। और पैसा कितना भी है आपके, मान लो जेब में सब नए नए आओगे ना, तो कभी 2-3 लाख आ जाते हैं ना, तो आपको बहुत वो होगा कि यार 3 लाख पैसे बना, कौन जॉब वाले, क्या है जॉब वाले हर महीने में कमाते, हम 5 मिनट में कमाते हैं, ठीक है। वो जब चला जाएगा ना डिसएडजस्टमेंट, लाइफ में आप ये बता दो, सबसे बड़ा जो है ना पैसे से स्ट्रेस का पता होता है जब पैसे से हम लोग लगा होता है। कोई लगाव मत रखो पैसे से, पूरा कोशिश करो, ठीक है, पैसे आता है पूरी कोशिश करो। But जब everybody is लगाओ working for मत money only, so how can you not love money? नहीं, जब भी मैडम मार्केट में वोलेटाइल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी जहाँ पे भी पीएम दिखता है ना उधर हम नोट लगा देते हैं। भाई क्या प्रोसेस करनी है और कहाँ से कहाँ तक मार्केट जाएगा, कितने पैसे जाएंगे, वो बैक ऑफ माइंड मुझे पता ही है कि ये ऐसा हो गया तो इतने पैसे जाने वाले हैं। वहाँ क्या घूम रहा है वो मुझे पता है कि कितना पैसे जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और जहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है कि भाई इतने जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं, उधर हम पट्टी लगा देते हैं। हाँ, और क्या है कि हम अपनी प्रोसेस के पीछे वो पूरा थिंकिंग लगा देते हैं कि भाई अभी आगे जाके क्या प्लान करना है, किस तरह से उसमें एडजस्टमेंट करना है। मैं आपको एक बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स कब होती है पता है, जब सबसे बड़ा पैसे आ जाते हैं जिसके पास, आप जितने सीईओ, जितनी बड़ी कंपनी, जहां सबसे बड़े पैसे आ जाते हैं वहां मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी डिसीजन कब ली गई पता है दुनिया के अंदर, किसी के पास पैसे ना हो। अब मान लो मेरा एक फ्रेंड है, अभी मान लो उसकी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी हालत ये थी कि भाई 2 दिन का पैसा नहीं था, कंपनी बंद करने की हालत थी। वहां पे जो डिसीजन लिए गए ना, बेस्ट डिसीजन लिए गए। घुमाने का कुछ डर नहीं है उसमें। हाँ, आप खोने का डर। घुमाने का कोई डर ही नहीं है, आदमी बिंदास है, नथिंग टू लूज। मैं तो ऐसी जगह पे दाव लगाता हूँ जहाँ पे जो है ना सारे पैसे खत्म हो गए, पूरा आदमी सड़क पे आ चुका है, ठीक है ना, वहां पे पैसे बनते हैं सबसे ज्यादा, डिसीजन लिए जाते हैं। लाइफ की जो सबसे बड़ी जो है ना लर्निंग, आदमी तब हम्बल होता है, होने का डर ही निकाल दो, होने का डर निकाल। हो गए जब करोगे नहीं कुछ तो ना पाओगे। एक दिन मर के जाना है, ठीक है ना, क्या लेके जाते हैं वैसे, ठीक है। अब मान लो आज हम लोग जो है ना 1 स्टार होटल में थे, कल 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में थे, ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लाइफस्टाइल। तो खोने का डर नहीं है। जन्नत में एक मस्त डायलॉग है, वैसे ट्रेडर के लिए बहुत जो है यूजफुल है ना, एक मस्त डायलॉग है जन्नत में कि क्या है, वो भूल गया मैं एक्चुअली, बहुत मस्त है। मैं ट्रेडर्स को हमेशा बता देता हूँ कि फ्यूचर में जो है ना खोने का डर नहीं है। और एक्चुअली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा डायलॉग था एक्चुअली, मैं ट्रेडर्स को कोड भी करता था। एंड व्हाट यू सेड, अभी अब आप सोच लो तो मैं कुछ बोल देता हूँ। जो मनी का बोला ना कि एवरीवन इज कमिंग हियर फॉर मनी, एवरीबॉडी लव्स मनी, फाइन। जो एक नया ट्रेडर होगा, नया बंदा होगा, वो भी 15,000 कमा रहा होगा और कोई एक्सपीरियंस होगा वो महीने का 1.5 लाख कमा रहा होगा। वो एक्सपीरियंस बंदा शायद 15 साल बाद होगा, वो 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन। द आइडियल थिंग इज, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू गॉट टुडे? Right. और एक कॉन्सेप्ट है जैसे हमने बोला कि मनी के ऊपर जितना आपका कम वो रहेगा शौक, उतना संतुष्ट हो, संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन इज समथिंग व्हाट यू शुड बी। और जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए, तो आप खुश रहो। जैसे कि नॉर्मल सैलरी कमा रहे हो और 4 EMIs लेके बैठे गए, स्ट्रेस तो आपने इन्वाइट किया है, डायबिटीज आपने इन्वाइट किया है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट इट इज। सेम में वो अभी ये 100 crores मैनेज कर रहे हैं, अभी उन्होंने पैसे लगाए मार्केट में, उनके कॉन्फिडेंस से लगाए। अब मुझे आप अभी आज मेरे अकाउंट में डालो 100 crores, मैं बोलूँगा भाई क्या करूँ मैं इसका, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं एक गाड़ी लेता हूँ मैं बैठ जाता हूँ। मैं तो पैसे कमा के नहीं देने वाला, ये कमा के देने वाला है। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उनको उनकी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट है, इसके लिए वो ऐसा बोल रहे कि एक हो गया ऐसा खेलो, उनको एडवाइस दे रहे थे, मैं नहीं दे सका, बट दैट्स कॉन्फिडेंस, राइट, दैट्स हिज एक्सपीरियंस। इसके लिए वो बैठे हैं उधर कि भाई मैनेज कर रहे पैसे। डायलॉग मुझे याद आ गया, जीतने का लालच नहीं, हारने का कोई डर नहीं।
सबसे बड़ी एक्चुअली ये बैलेंस रहोगे लाइफ में, जो बैलेंस टूट गया ना तभी प्रॉब्लम आता है। बैलेंस, अब जेब में 100 करोड़ रुपए आ जाए, ठीक है ना, तो कोई मन में लालच नहीं, कोई वो नहीं, अपने मन को आपने संभाल के रखा हुआ है, और 5 करोड़ जेब से चले गए, ठीक है ना, तो भी कोई डर नहीं, कोई वो नहीं, अपने आप को बैलेंस है, कोई आए ना जाए, लेकिन मेरे जो प्रोसेस में जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, उसको करते जाना, जर्नी इज डेस्टिनेशन। So basically, you are going to teach the process to them. यस, मैं तो प्रोसेस ओरिएंटेड बंदा हूँ, ठीक है ना, मैं पैसे बनाने की प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करता हूँ, पैसे के ऊपर फोकस ही नहीं करता। अब अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज करोगे तो विशाल भाई तो हमारे बोलते हैं कि पैसा नहीं बनता है, ठीक है, पैसा आउट कर, तो हमारा जॉब क्या है, रिस्क मैनेज करना है, ठीक है, तो मैं अभी वॉर चल रहा है, मैं अपनी रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, अभी मान लो वॉर चल रहा है, मुझे कोई मेरी पर्सनल ट्रेडिंग नहीं बता, मुझे कोई 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अभी इस महीने में मान लो कि 10 दिन हुए, आई हैव मेड गुड मनी, पहले अच्छा पैसा बना है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर क्योंकि मेरी प्रोसेस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। So ऐसे certain guidelines है. This is a process. बराबर है सर। और मनीष भाई के बारे में बताना, मनीष भाई एक्चुअली सबसे एक्सपीरियंस ट्रेडर है यहाँ के, 20-25 साल से मार्केट में काम कर रहा है, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इस एज में भी वो लर्निंग का प्रोसेस है, वो सीख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट सीखने की भूख से आए हैं, तो इसका कुछ बताना है, आप कुछ भी शेयर करना चाहो? हाँ, હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં? તમે જેમાં બોલવા બોલો, ગુજરાતીમાં બોલો ને તમે। હું થોડું મારા વિશે કહી દઉં તમને। હા હા હવે મેં છે ને જોબ, હું લાસ્ટ 15 વર્ષથી હું જોબ કરતો હતો, પહેલાં બેક ઓફિસ મેનેજર હતો, પછી અચ્છા। બેડ ડિલિવરી ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ હતો હું, પછી લાસ્ટ 10-12 વર્ષથી હું ટ્રેડિંગ કરું છું, હા હેજિંગે કરું છું અને નોન ડાયરેક્શન ટ્રેડે કરું છું। હા। પણ હવે મારે છે ને મેઇન એ જાણવું છે કે આપણી ઇન્ડિયન માર્કેટ અને ગ્લોબલ માર્કેટ, મને એવું લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં સમજો કે નોન ડાયરેક્શનલ ટ્રેડ છે, હેજિંગ છે અને આર્બિટ્રેજ છે, એ ધીરે ધીરે ખતમ થઈ ગયું છે કે ખતમ થાય છે કે એમાં હજી સ્કોપ છે એક। અને બીજી વસ્તુ, આ જ આપણે આ ગ્લોબલ માર્કેટ જે છે એમાં હેજિંગ, નોન ડાયરેક્શનલ અને આર્બિટ્રેજ અહીંયા બેસીને આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, લીગાલિટી શું છે, એટલે આઈ એમ રિયલી વેરી મચ કન્ફ્યુઝ। બેસિકલી હું એઝ અ કોર્ડિનેટર તરીકે કામ કરું છું, અચ્છા એટલે એમાં શું હોય કે પહેલાં હું મુંબઈ રહેતો હતો, હા પણ ડ્યુ ટુ સમ પર્સનલ ઇશ્યુ અને હેલ્થ ઇશ્યુના હિસાબે હું રાજકોટ શિફ્ટ રાજકોટ થયો। થઈ ગયા હા પણ મારી જે લિંક જે છે મુંબઈની ને અહીંયાની થોડીક મિસમેચ થઈ ગઈ છે, હા હા એટલે હવે મને એ જાણવું છે કે આપણે અહીંયા એટલે મને ડાઉટ છે કે એ તમે ક્લિયર કરો કે હેજિંગ, નોન ડાયરેક્શનલ અને અહીંયા ધીરે ધીરે ખતમ થાય છે કે નથી થતું, નથી થતું તો શું ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં આપણે એન્ટ્રી મારવી છે લીગલી, તો નિશાનભાઈ મને કેવી રીતે હેલ્પ કરી શકે? इसका आंसर तो वैसे मिल में देंगे, लेकिन Okay. आप अपने हिसाब से आप दे दीजिए। નું નોલેજ નથી। હવે ઈ લોકો કેવું છે કે પર્ટિક્યુલર એક સિસ્ટમમાં જ બેસવા માંગે છે કે ભાઈ સ્ટ્રેડલ કર્યું છે બરોબર છે, તો એડજસ્ટમેન્ટ શું છે ઈ હજી કોઈને ઈ રીતની ખબર નથી કે ભાઈ આ રીતના બી એડજસ્ટમેન્ટ હોય છે, બરોબર છે, તો ઈ પર્ટિક્યુલર એક સ્ટ્રેટેજી ઉપર જવા જાય, પણ સ્ટ્રેટેજીની એક એજ હોય કે એના પછી તમારે કંઈક વિચારતું રહેવું પડશે કે ભાઈ આમાં કઈ કઈ પ્રોબેબિલિટી છે કે માર્કેટ વોલેટાઇલ થશે, ક્રેશ થશે, તો હું શું કરી શકું। જો તમારા હાથ બંધાઈ ગયેલા છે ત્યારે કે ભાઈ તમે કાંઈ કરી શકતા નથી, તો એ રીતની સ્ટ્રેટેજી તમારે યુઝ ના કરવી જોઈએ કે જે તમે કાંઈ બી માર્કેટ તમને કંઈક રિએક્ટ કરશે, બરોબર છે, ત્યારે તમે કાંઈ એક્શન લઈ નથી શકવાના। તો એના માટે કેવું છે કે આ બધી પ્રોસેસ માટે ઘણા બધા વિચાર છે કે જે તમારે સાથે લઈને ચાલવા પડે। ફંડ છે, સ્ટ્રેટેજી છે, બરોબર છે, કે જ્યાં તમે ધીમે ધીમે કરીને તમારું સાઇઝ મોટી કરતા જાઓ। એવું નહીં કે ભાઈ હું આજે ટ્રેડિંગમાં કોઈ બી સ્ટ્રેટેજી એપ્લાય કરી છે તો મારું 100% યુઝ કરી દઉં, જે બેક ફંડ કે બરોબર છે, જે સરે વાત કરી હતી આપને કે બેક ફંડ છે એ મોટું હોવું જોઈએ, બરાબર। આ બધી મતલબ આઈડિયા સાથે જ આવવું પડે। અને માર્કેટ મેચ્યોર થશે એટલે કોઈ બી જે બી નાની નાની કે કોઈ સ્ટ્રેટેજી છે જે બધાને ખબર છે, તો સાયકોલોજીકલ આખું ટ્રેડિંગ છે, સમજો બરાબર કે જ્યારે બી પાર્ટિસિપેટ વધારે થશે ને તો ત્યારે માર્કેટ રિએક્ટ કંઈક કરશે, બરાબર। તો એ રિએક્ટ કરશે તો તમારી પાસે એ પ્લાન હોવો જોઈએ કે રિએક્ટ કરશે તો હું શું શું કરી શકું। ઓકે, એટલે હંમેશા ઓપોર્ચ્યુનિટી માર્કેટમાં છે, તમારે ખાલી એ કાઉન્ટર કરવાનું છે કે અત્યારે લોકો શું કરી રહ્યા છે,
કે આ સ્ટ્રેટેજી ઉપર જ વર્ક કરે છે કે આ સ્ટ્રેટેજી પૂરી થઈ ગઈ છે. જ્યારે બી લોકો હટશે ત્યારે પાછી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી જશે. ઓકે, તો આ નવી નવી જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે છે તો એ નહીં કે કોઈ સ્ટ્રેટેજી શીખવાથી. બરાબર. અને બીજું મિલનભાઈ જે કીધું, હું તમને કેટલીક વસ્તુ એડ કરવાનામાં. પહેલી વસ્તુ એ છે કે કેટલીક જગ્યાએ માનો કે તમે નીશ બેસાડી, તમે એમ કીધું કે હું નોન ડાયરેક્શનલમાં નીશ બેસાડું છું, ઇન્ડિયન માર્કેટમાં નીશ બેસાડું છું, બરાબર. પ્રોબ્લેમ એ છે કે જ્યારે માન લો પબ્લિક જ્યારે વધારે આવી જશે ને તો એ એરિયા જે છે એનામાં રિટર્ન્સ નહીં આવે. એ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી, સ્ટોક માર્કેટ કે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટનો સિમ્પલ નિયમ છે કે જ્યારે માન લો પબ્લિક વધારે આવી જાય કોઈ એક એરિયામાં, ત્યારે એ બધી વસ્તુ વર્ક કરવાની બંધ કરી દે, બરાબર. જ્યાં માસ ક્રાઉડ આવી જાય, બરાબર, ત્યારે હવે તમારી ત્યાં એક્સપર્ટાઇઝ હોય હવે એ વર્ક નથી કરતી, બરાબર, તો તમને એ પ્રોબ્લેમ્સ આવવાની છે. તો તમે શું કરી શકો, બરાબર. પહેલી વસ્તુ કે તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીનો દાયરો મોટો કરી નાખો. લાઈક લેટ્સ સે કે પહેલે આપણે તમે ઇન્ડિયામાં ટ્રેડિંગ કરતા હતા, બરાબર, હવે તમે એકચ્યુઅલી બધા જ માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો, લાઈક તો એક ઓપોર્ચ્યુનિટીનો દાયરો વધી ગયો, બરાબર. સેકન્ડ, યુ ટ્રાય ટુ બિલ્ડ અ મલ્ટી સ્કિલ્સ, બરાબર. તમે એક નોન ડાયરેક્શનલ જ ફાવે છે, બરાબર, તમે ટ્રાય કરો કે ડાયરેક્શનલ બી શીખી લો, ડિસ્ક્રિશનલ બી શીખી લો. હવે એડવાન્ટેજ શું છે તમારી જોડે, હવે તમારી પાસે 2x2 છે. લાઈક યુ હેવ અ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ, યુ હેવ વર્લ્ડ માર્કેટ્સ, યુ હેવ અ નોન ડાયરેક્શનલ સ્કિલ્સ, યુ હેવ ડાયરેક્શનલ સ્કિલ્સ ઓલ્સો, ડિસ્ક્રિશનરી સ્કિલ્સ બી થઈ ગઈ, બરાબર. હવે તમારી એજ જે છે એ વધી ગઈ मार्केट में. नाउ यू हैव प्रूव्ड बेटर. मैं एक और बात बता दूं कि इंडिया के जो अभी के ट्रेडर्स जितने में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली क्या है, कुछ स्किल्स और कुछ जगह पे वो एक बार सक्सेस मिल गई तो बहुत खुश है, अब वहाँ से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते. मैंने काफ़ी ऐसे ट्रेडर से अभी मुलाकात की है, 15-20 सालों से एक ही जगह पे खुश है, एक ही स्किल में खुश है. अब मार्केट्स बदल रहे हैं, अब मार्केट्स इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना. अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहें तो अपनी स्किल्स को जो है इवॉल्व करना पड़ेगा. अभी मान लो नए एक्सपर्ट्स जो है, लाइक नए एक्सपर्टाइज एरिया है, वहाँ पे हमारी एक्सपर्टाइज को बिठाना पड़ेगा. और इंडिया की मार्केट तो मैं आपको बताऊँ एक तालाब है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट पूरा एक जो है ना एक दरिया है, ठीक है. तो अगर आपके पास मल्टी स्किल है और आप पूरे वर्ल्ड को लेके बैठे हो तो आप जो है पैसे बनाने की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर. यही इस प्रोग्राम में हम यही शेयर करने वाले हैं. ये पूरे डिस्क्रिशनरी, पहले जो आई थिंक नॉन डायरेक्शनली सीख रहे थे, अभी डिस्क्रिशनरी हो गए, ठीक है ना. समय के साथ उसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया. यही है बात. अगर मान लो अब इनमें और दूसरे ट्रेडर में मैं आपको बता दूँ फ़र्क क्या है. ये सबसे बड़ा जो है ना फंड मैनेज करते हैं, दूसरे ट्रेडर्स बहुत कम फंड मैनेज करते हैं, क्योंकि दूसरे ट्रेडर्स के पास जो स्किल है उसकी आइसोलेटेड हो चुकी है मार्केट के अंदर. यही प्रॉब्लम है, ऐसा है. तो लाइक दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न. डिस्क्रिशनरी, नॉन डायरेक्शनल दोनों को सीखना है. चार्ट्स का भी एक टूल है, वो भी समझ में आना चाहिए. प्रीमियम्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इंडियन मार्केट्स में भी आप एक्सपर्टाइज बिल्ड करो, ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपर्टाइज बिल्ड करो. इंडिया के अंदर भी मान लो आप ग्लोबल के अंदर भी फिक्स इनकम में भी थोड़ा देखो क्या हो सकता है, बॉन्ड्स में भी आप देखो क्या हो सकता है, कमोडिटीज़ को भी ट्रैक करो आप क्या हो सकता है. इतनी ज़्यादा अगर आप एज लेके बैठते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, देन यू आर डेफिनेटली डिजर्व अ बिग फंड. ऐसा है. तो बस यही चीज़ है. और भी જીરો સમ ગેમ છે, બરોબર હા, છે. zero જીરો sum. સમ એટલે તમે જે સાઈડ ઊભા છો, કાં તમે જીતવાના કાં તમે સામેવાળો જીતવાનો છે, બરોબર છે. હવે તમે જે સાઈડ ઊભા છો એ સાઈડ તમે હારો છો એટલે એક તો જીતેલો જ છે, તો તમારે એ સાઈડ ઊભું રહેવાનું હતું. તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્યારે કઈ સાઈડ ઊભું રહેવું એ જ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની. ઓપોર્ચ્યુનિટી તો હંમેશા છે માર્કેટમાં, બે સાઈડ. જે સ્ટેડલ છે તમે બાય કરીને કરતા હતા, પહેલાં સેલ કરીને કરતા હતા, હવે તમારે બાય કરીને કરવાનો વારો છે. જો તમે કરી શકો છો, ક્યારે મારે ઊભું એ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરવી. અને આપણે કમ્પેર કરીએ હમ. ખાલી જસ્ટ ઓનલી ફોર કમ્પેરિઝન ઇન્ડિયન માર્કેટ અને ગ્લોબલ માર્કેટ, હા, અને ખાલી આપણે છે ને નોન ડાયરેક્શનલ હેજિંગ અને આર્બિટ્રેજ, તો તમે એ મને જણાવી શકો કે ગ્લોબલ માર્કેટમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી વધારે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં? હા, ગ્લોબલ કેવું છે કે આપણું ઇન્ડિયન માર્કેટમાં હજી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અમુક કામ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ, હજી સ્ટેડલ વેચવાના, જે બી આપણે વસ્તુ કરીએ છીએ એવું યુએસ માર્કેટમાં પોસિબલ નથી, કારણ કે બહુ મેચ્યોર માર્કેટ છે. એટલે એમાં કોઈ બી એવું ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે કે કોઈને સાયકોલોજીકલ થોડું ઘણું ખાલી બ્રેકઆઉટ કરીને પાછું આવી જાય. ઓકે, બરાબર છે. તો એમાં જે બી મેન્યુપ્યુલેટ ના થાય, વિક્સ મેન્યુપ્યુલેટ ના થાય. એટલે રિયલ વિક્સ, જે બી માર્કેટ વોલેટાઇલ થાય ને ત્યાં રિયલ વિક્સ આવી જાય. માર્કેટમાં કાંઈ બી ઇવેન્ટ આવી, બરોબર છે, તો આ વોરનું ટેન્શન થયું તો ઇન્ડિયન માર્કેટમાં કદાચ બની શકે કે એ રીતનું વોલ ના આવે. કેમ કે આપણે અહીંયા જે બી છે મોટા પ્લેયર, બરોબર છે, એ એનું સેલિંગ ચાલુ હોય, ઓપ્શન સેલિંગ કે જે બી છે, બરોબર છે, એના જે વ્યૂ હોય, આખો પાવર એની પાસે છે. ભાઈ યુએસમાં આ વસ્તુ નથી, પાવર ઘણા પાસે છે કે જે મોટા પ્લેયર ઘણા છે, જે આ વસ્તુ મેનેજ કરી શકે. તો ત્યાં બી જ્યારે બી વોલ આવે છે તો ત્યારે એક સાથે આવી જશે. જે 15-20ની વેર હોય ડાયરેક્ટ 35-35ની આવી જાય. જે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં એ થશે નહીં.
એટલે આપણે સ્ટ્રેડલના કે ભાઈ કોઈ બી બીજી વસ્તુ છે રિસ્ક લઈને કરવાની, બરોબર છે, એ આપણે અહીંયા કરી શકીએ છીએ. ત્યાં તો તમારે એ રિસ્ક હંમેશા બાંધીને જ ચાલવું પડે. और एक और बात मैं बताऊं, मिलन भाई से मैंने क्या सीखा है पता है? मिलन भाई जो है ना, सब स्ट्रेटजीज जानते हैं, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी कब लगानी है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. एज अ ट्रेडिंग, हाँ, इतना बड़ा मैं उनके साथ हूँ. देखो, मार्केट में सबको सब स्ट्रेटजी आती है, ठीक है ना, सबको मालूम है, यूट्यूब में सब मिल जाता है, लेकिन कौन सी चीज़ पे, कौन सी जगह पे, कौन सा जो है शस्त्र यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है करंट मार्केट के हिसाब से, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है. इनके जो सर है वैसे विशाल भाई जो है, उन्होंने आई थिंक उनको यही सिखाया होगा कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है. ठीक है, मैं भी एक्चुअली आपको जो है ना मल्टीपल स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, लेकिन जब हम लोग ये करेंगे पूरा प्रोग्राम, तो उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली जो करंट मार्केट सिचुएशन है, इस करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर कौन सी चीज़ जो है बेटर फिट रह सकती है, किस तरीके से हम लोग इस सिचुएशन के अंदर बेटर रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ सीखनी है. तो एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, सारे ट्रेडर्स जो है सबको सब आता है, यूट्यूब में सब अवेलेबल, लेकिन रियल ट्रेडर जो होते हैं और वो वाले, उनको ये पता है कि भाई इस सिचुएशन में इस तरीके से काम करना है, उस सिचुएशन में. अब मेरे पास तो देखो भगवान है, इनके पास तो भाई जो है धनुष बाण भी होता है, भगवान के पास गदा भी होती है, लेकिन उनको पता है कि युद्ध के टाइम में इस सिचुएशन में सामने वाले की स्ट्रेंथ ये है, तो मुझे अब तीर कमान यूज़ करना है, गदा यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, जो वेपन्स को कैसे यूज़ करना है, ये मिलन भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. मुझे पता है, हमारे कन्वर्जन में हम जब बैठते हैं तो समझ में आ जाता है, और उनके जो बॉस है उनके साथ भी हम बैठते हैं तो समझ में आ जाता है, ऐसा है. तो ये जो है हम सीखने वाले हैं, दिस इज़ व्हाट, एंड नॉट जस्ट इन इंडियन मार्केट्स पर ग्लोबल मार्केट्स दोनों. और आप तो एक चीज़ में से निकल जाओ, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल दोनों, डिस्क्रिशनरी दोनों, और इंडियन मार्केट्स नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट में. और फिर देखो कहाँ कहाँ मुझे जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. એટલે મને કદાચ એવું લાગે છે કે આપણે દહીં દૂધમાં પગ રાખીએ તો એ ઇટ ઇઝ ફેર, એટલે ડાયરેક્શનલ અને નોન ડાયરેક્શનલ બંને, એટલે મને એ થોડું કોન્ફ્લિક્ટ જેવું લાગે છે. એવું છે કે સિમ્પ્લિસિટી મેટર કરે છે, Okay. लाइक हाउ मच सिंपल यू आर. मैं जो आपको सिखाऊंगा बहुत सिंपल चीज़ें सिखाऊंगा. ऐसा ઓકે, मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जब क्रिएट हो जाती है रिटर्न्स नहीं आते, ऐसा है. સાયકોલોજીકલ આખી વસ્તુ હોય કે તમારી સાયકોલોજી જે બી સર શીખવાડે, બરોબર, તમારી સાયકોલોજી સાથે શું સેટ થશે એ રીતે તમારે તમારી સ્ટ્રેટેજી ડેવલપ કરવાની હોય કે ભાઈ મને આ છે, ભાઈ શોર્ટ સેલિંગથી જો કોન્ફિડન્સ આવે છે તો મારે કયા કયા એરિયામાં શોર્ટ સેલિંગ કરવું જોઈએ, એટલે ઈ તમારી સાયકોલોજી સાથે એ સ્ટ્રેટેજી અલાઇન કરવાની હોય. મેં છે ને એક 2021માં એક સ્ટ્રેટેજી બનાવી હતી. મારા ક્લાયન્ટ લોકો બહુ સેટિસ્ફાઈડ હતા. એટલે સ્ટ્રેડલ છે ને આપણે 9:30માં એટલે સોરી 10:40ના ટાઈમમાં વેચી નાખવાના કોલ અને પુટ, અને એ જ છે ને 3:20થી 25 કાપી નાખવાના. કન્ટિન્યુઅસ એમાં પૈસા બધાને આવતા હતા 2, 3, 4, 6 મહિના. બધાએ કોપી કરી નાખી, એ થઈ ગઈ ડબ્બો. હવે નહીં આવે, બરોબર. બીજાએ કોઈ એક સ્ટ્રેટેજી બનાવી, મને બહુ સારી લાગી, મેં કરી, મને પૈસા આવ્યા નહીં. એટલે વસ્તુ શું થાય છે, આપણે કંઈ નવું ચીજ બનાવીએ છીએ ને તો એ એકદમ માર્કેટ એને 2, 3, 4, 5, 6 મહિના ચાલે છે, પછી પોપટ થઈ જાય છે. શું કરવાનું હતું, તમારે એની સામેની સાઈડ ઊભું રહેવાનું હતું. તમને એ ખબર પડી ગઈ કે આ આપણી સ્ટ્રેટેજી યુઝ નથી થતી, તમે શોર્ટ કરેલા છે, તમારે શું કરવાનું, લોંગ કરવાનું ચાલુ કરવાનું હતું. તો એ પૈસા લાગે છે. પણ વસ્તુ એ જ છે, તમને કોન્ફિડન્સ શોર્ટમાં જ આવે છે, એવું નથી કે લોંગ કરવામાં પૈસા આવી જાય જ છે. હંમેશા જાતા ના હોય, પણ આપણી બુક કઈ રીતે છે, લોંગ કરવાનું જાય તો મની પાવર જોઈએ મોટો. હા, કોઈ બી વસ્તુ તમે લોંગ કરતા હોય, લોંગ કરવામાં એટલે આપણે જો આઈવી સેલ કરવામાં વધારે પૈસા જોઈએ ને, આમાં બાય કરવામાં એ તમારા માટે, મતલબ તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે એવું છે. ઓકે, બરોબર છે. બાકી હું તો એવું જ વિચારું છું, જે બી ઓપ્શન બાય કરે છે એ રૂપિયાવાળો છે, ઓકે, સેલર નથી. બરાબર. ના, હું બાય કરીને પણ કર્યા હતા મેં, ત્યારે મને બહુ સારા એવા પૈસા આવ્યા હતા. પણ વસ્તુ કેવી છે કે લોકલ મતલબ જે બી રિટેલ પબ્લિક છે એની પાસે લિમિટેડ રૂપિયા હોય છે અને એ બાય કરતા હોય છે, એટલે શું થાય કે જ્યારે બી ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય ત્યારે એના પૈસા પૂરા થઈ ગયા હોય. धोती खोल रहे हो सर आप. ये सबकी जो है ना बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, इनकी ये वीक पॉइंट है जो आप बता रहे हो ना, वो ऐसा है. मनीष भाई, ये सब आपके आंसर्स ट्रेनिंग में मिलेंगे, आप जब बता रहे हो ना सारे. अब मैं समझ में आया आप कहाँ हटके हो. पूछ ही ले. मेरे को समझ में आप कहाँ हटके हो. मिलन भाई को भी समझ में आ गया. ये ट्रेनिंग में आपको आंसर मिल जाएंगे सारे के सारे, ऐसा है. और कुछ क्वेश्चंस हो तो, और जो लोग आए हैं उनको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप सबको, कैसा लग रहा है प्रोग्राम?
अच्छा लग रहा है, एक्सपोजर जो है ऐसा मिलना चाहिए, है ना।